मेरा अगला सवाल वैद्य जी से यही है कि आजकल जो लोगों को 3-4 चीज़ों पे मैंने देखा है कि बीमारी आ गई है। एक तो ये फैटी लीवर या लीवर सोराइसिस के नाम से बीमारी आ रही है, दूसरा मोटापा आ रहा है, और तीसरा ये है शुगर जो डायबिटीज आप कहते हैं, और चौथा है सबसे बड़ा वो कैंसर। तो आइए इस पे जानने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट में कि इस पे वैद्य जी की क्या मतलब दे सकते हैं प्रेरणा। सबसे पहले तो देखिए अभी आप मुझे पकड़ लिए, मैं दुर्गा माई का मंदिर है, आज अष्टमी का दिन है, वहाँ पूजा पाठ करके लौट रहे थे, अभी उसी रूप वेशभूषा में थे। आपने पकड़ के तुरंत स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू के लिए। ये माँ दुर्गा की कृपा है जो सेम अभी उनका दर्शन करके आ रहे हैं, फिर आपके साथ में इंटरव्यू चल रहा है। तो एक फैटी लिवर के बारे में जान लीजिए। फैटी लिवर के बारे में पूरी दुनिया में कहीं कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट आप नया कंसेप्ट लेके जा रहे हैं, और ये कंसेप्ट हमें लगता है कि भारत के नहीं पूरी दुनिया में एक रिसर्च का अभी बूम पड़ जाएगा। मेरा कंसेप्ट जब भी मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया का एक मानक बनता है, कहीं कहीं तुरंत उसका उपयोग जानते वैज्ञानिक कंसेप्ट डिजाइनर है। तो उसमें आप जानिए कि फैटी लिवर का एक जो मेद है, मेद का मल स्वेद होता है, स्वेट पसीना। हर जो हमारे साधु धातुएं हैं, सारे धातुओं का मल बना हुआ है कि भाई अगर मल निकलेगा बॉडी से तभी वो बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो जो मेद का मल है वो स्वेद है, स्वेट पसीना है। आज के जमाने में पसीने निकालने के पहले कोई एसी चला दे रहा है, कोई पंखा चला दिया, कोई कूलर चला दिया, आप उसका लाभ लो, लेकिन पसीना निकालने के बाद पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि पसीना से ही आपका मोटापा कम होगा, फैट कम होगा, और आपकी बॉडी में कभी फैटी लिवर नहीं होगा। उसका कारण क्या है, उसका मैकेनिज्म जानिए। इस सबका पसीना निकलना चाहिए मल के रूप में। अगर पसीना नहीं निकला, हमारा आयुर्वेदिक साइंस हम बात कर रहे हैं उसमें, तो पसीना निकलने के लिए कहाँ से रास्ता होगा? स्वेट पोर से आपके निकलेंगे पसीने जो क्षेत्र है से जी। आप नहीं निकलने दिए एसी और पंखा में रह करके कि वो पसीना बहुत बेकार चीज है, तो वो मल क्या हुआ? आपकी बॉडी में रह जाएगा जी। और जब बॉडी में रह जाएगा तो निकालने के लिए कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा लीवर के पास कि भाई गलाओ बचाओ, चूंकि लीवर ही मशीन है गलाने बचाने की। जब वो गलाने बचाने की मशीन लीवर नहीं उसको निकाल पाएगा बेचारा, जितना उसकी क्षमता है कि भाई अच्छा चीज काम करे, गंदा हम खा करके पचाएं गिलाएं, तो वहां पे इकट्ठा करेगा तो ही वो फैटी लिवर होगा। जब उसके ऊपर लोड होता होगा लिवर के ऊपर, तो बेचारा तुरंत तो कहता होगा कि भैया हार्ट के पास भेजो, हार्ट पूरा सप्लाई करके देता है कहाँ से पोल खुला है वहां से निकाल दें। तो हार्ट के पास गया तो वहां हार्ट में ब्लॉकेज शुरू कर दिया। अब हार्ट में ब्लॉकेज अगर कर दिया आपका, तो फिर बॉडी में पूरा गया, तो बॉडी की आपकी सप्लाई है, पूरा सप्लाई हमारी जो कैपिलरीज वेन्स हमारी सप्लाईज हैं, वो सप्लाई में अगर फैट इकट्ठा हुआ तो बीपी बढ़ा दिया। मतलब एक खाली पसीना नहीं निकाल रहे हैं, उस पसीना नहीं निकालने से फैटी लिवर हो रहा है। उस फैटी लिवर के बाद अगला हार्ट की ब्लॉकेज की संभावनाएं बन रही हैं। उस हार्ट की ब्लॉकेज के बाद में पूरे बॉडी में जो आपके सप्लाईज वो चैनल्स हैं बॉडी के फ्लो करने वाले, वहां इकट्ठा होने के कारण में आपका बीपी का रोगी आप हो रहे हैं। अर्थात एक छोटे से मैकेनिज्म का न करने के कारण में पूरे आप सिंपल खाली स्वेटिंग कराने के लिए नहीं, आप स्वेटिंग खाली आधे घंटे का कराने का, इसीलिए हमारे यहाँ पूर्व कर्म बताया गया है आयुर्वेद में, तो यही कहा गया है कि बॉडी को डेली एक ऑयलिंग कर दीजिए और सेकाई कर दीजिए, पसीना निकाल दीजिए, स्नेहन एंड स्वेदन। स्नेहन आपने जो ही करा, ऑयल के पोर खुल गए, 10 मिनट धूप में बैठे, फिर आप आके नहा लिए। एक काम ये कर सकते हैं, नहाने के बाद तेल लगा करके बैठ गए, स्वेटिंग करा लिए, दो बात कर लिए। एसी कार में जा रहे हैं, एसी 15 मिनट मत चलाइए, स्वेटिंग हो जाए, फिर आराम से पंखा भी चलाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। पसीना भी बुखार का इलाज है कि कंबल ओढ़ के लेट जाओ, पसीना खूब आएगा, आपका बुखार उतर जाएगा। अभी आप सब लोगों ने वैद्य जी के द्वारा सुन लिया कि एक पसीने की वजह से 1000 बीमारी आपके शरीर में है। पहले के लोग 2 वक्त की रोटी खाते थे, आज आप 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, और मेहनत नाम जीरो है। तो अभी जैसे आज मेरी उम्र 39 साल की है, और हम लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? हमारी दिनचर्या में सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है, और 1 घंटे में दौड़ लगाता हूँ, पसीना निकालता हूँ, और 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अपने शरीर को मैंने स्वस्थ कर रखा है। 20 साल से मैं हॉस्पिटल नहीं गया, 10 साल से मैंने कोई दवा नहीं खाया। तो आप लोगों को ये दिनचर्या ठीक करनी होगी, निद्रा ठीक करना होगा, भोजन ठीक करना होगा, और ये मात्र ठीक करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो आपका अस्पताल ही घर बना रहेगा जिंदगी भर, और वो निचोड़ देंगे आपको पैसे से, लास्ट में यही कहेंगे अब आप जाओ यहाँ से। तो ये सब चीजें को थोड़ा सा आप अपने जीवन में सीरियस हो जाइए और महत्व दीजिए, क्योंकि आप जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे आपके परिवार में ऐसी ही बीमारियां पनपती रहेंगी। वैद्य जी ने 5-6 किताबें लिखी हुई हैं,
उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है, उनका इतना अच्छा ज्ञान है, रिसर्च है, उनको सम्मानित भी किया है भारत सरकार ने। तो आइए जानते हैं वो किन किन विषयों पे उन्होंने 5-6 किताबें उन्होंने प्रकाशित की है। वैद्य जी बताइए। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य था ना कि आयुर्वेद को जब तक हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जी, तब तक आयुर्वेद का विकास नहीं होगा। यही मेरा लक्ष्य है। तो पहला मैं आगे 10-12 सालों से 15 सालों में खाली जैसे टीचिंग मैंने ज्वाइन किया 2006 से, तब से खाली अखबार में हमें लगता है 400-500-600 अखबारों में आर्टिकल आ चुका होगा हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम, हर वक्त जहां भी रहे अवेयरनेस करते रहे। अवेयरनेस के बाद में सेकंड बात आई हमारी जो महत्वपूर्ण थी कि आयुर्वेद का विधा का जो पेशेंट आता है तो उसका उद्देश्य होता है कि भैया वैद्य जरा नड़िया बताओ का नाड़ी का, नाड़ी के बारे में। अब नाड़ी के बारे में हम लोगों ने बड़ी स्टडी लंबा खूब पढ़ाई किया, कहाँ से नाड़ी का होगा, कुछ गुरुजनों से सीखने का प्रयास किया, लेकिन साफ बात यह है कि गुरुजन लोगों ने बहुत सहयोग नहीं किया, मना कर दिया कि अगर आपको हम सिखा देंगे तो सब आपके पास जाएंगे। तो ये होती है, मन में सबकी इच्छा है, सबका सोच भी अलग होता है, लेकिन वैद्य जी हार नहीं माने। उन्होंने इतना अध्ययन किया, किताबी अध्ययन किया, फिजिकली अध्ययन किया, और आज वो आगे बताएंगे। तो फिर उसके बाद में हमें लगा कि उसने क्रिस्टोफर जी के यहाँ एक पूरनचंद जी थे वहाँ के गुजरात में, वो अच्छे चिकित्सक थे। तो चूंकि हमें एंट्री नहीं मिलती, क्रिस्टोफर गए वहाँ पे और उन्होंने सीक्रेट कंसेप्ट लाया कि देखो नाड़ी का रियल फंडा क्या है, कि नाड़ी पकड़ते कैसे हैं, ये पकड़े ये पकड़े ये पकड़े। तो ये हुआ ना करस्य अंगुष्ठ मूल धमनी जीव साक्षी तच्चे आ गया ऐसे पंडिता। हाथ का या अंगूठे का जो मूल है प्रोमिनेंट बोन, जहाँ देखिए प्रोमिनेंट बोन स्लाइड प्रोसेस है, तो ये उल्टा हाथ मतलब लेफ्ट हैंड मेल का देखते हैं तो राइट हैंड में। अच्छा। और देखिए प्रोमिनेंट बोन है आपका अंगूठे का मूल है, तो ये अंगूठे का मूल यहाँ उठा हुआ है, तो यहाँ पहली बात वाली नाड़ी, दूसरी पित्त वाली और तीसरी कफ वाली। ये तीन देख लीजिए आप लोग वीडियो में, वैद्य जी ने मेरा हाथ राइट हैंड मतलब सीधे हाथ पकड़ा हुआ है, मेल का राइट मतलब जो पुरुष लोग हैं उनका राइट, और जो फीमेल है माताएं बहन है उनका लेफ्ट है। ठीक है, इसमें मेरा इसी बीच में नाड़ी पकड़े ही सवाल है वैद्य जी से कि मेल का राइट ही क्यों है, इसके पीछे भी कोई कारण है? क्योंकि जो तीन आगे आपकी मेन नाड़ियां हमारी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये इधर पीछे की तरफ तीन होती है जी। तो बाएं ईड़ा होती है, दाहिने पिंगला और बीच में सुषुम्ना जी। तो मेल का जो दाहिने वाला पार्ट है वो ज्यादा एक्टिव होता है, फीमेल का बायां वाला एक्टिव होता है, इसलिए आदमी का दायां और औरतों का बायां देखते हैं। तो जब नाड़ी किसी वैद्य को आप दिखाते हैं तो वैद्य जी से पूछते हैं कि कितनी देर का गैप होना चाहिए खाने का, या भोजन की बिना भोजन के आप आओ नाड़ी देखेंगे, कितना गैप होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर खाली पेट आप बेस्ट होता है, खाली पेट पहले ही कहा गया है। खाली पेट नाड़ी दिखाने पे आपके दोषों का पाचन होने रहता है, कोई दोस्त कंफ्यूज आपको नहीं करेगा जी। अगर दोस्त कोई कंफ्यूज नहीं करेगा तब आप आगे इसमें आराम से कोई डायग्नोसिस में कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा दोस्त प्रकोपित हमारा है। अब उसमें हमने जब देखा कि पहले आपका पकड़ा कि भाई ये आप देखिए मूल प्लेस ये है, जब भी नाड़ी को इस प्लेस से पकड़ा है तो आप जानिए कि सही उसको नाड़ी आती है, वरना बहुत सारे फैल करके बदनाम करते हैं पैथी। जी, मैंने ये अनुभव किया है। तो अब आपका ये बात का हुआ, ये पित्त का हुआ, ये कफ का हुआ, तीन नाड़ी थी, इसलिए आपको मालूम कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, ये आप इससे नाड़ी से बता सकते हैं। तो मैं अभी भोजन तो किया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा वैद्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे बताएं, क्या पता है कोई ऐसी बड़ी बीमारी मेरे भी शरीर में हो सकता है। जैसे व्यक्ति स्वस्थ दिखता है ऊपर से, हकीकत में जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी स्वस्थ हो, तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो आइए वैद्य जी से जानने की कोशिश करते हैं मेरा क्या बढ़ा हुआ है। तो फिलहाल जो आपका ये कंडीशन देखने का हम बता रहे हैं। फिर अब क्या है कि जो एक फिंगर है, इस फिंगर में 5 पॉइंट है, इस फिंगर में 5 पॉइंट है। फिर तो ये जो फिंगर है वो लेफ्ट वाला फिंगर या राइट वाला? जिस फिंगर हम देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं पहला बात का, इस बात वाले में 5 पॉइंट है। अच्छा। अगर आपका इधर नाड़ी मिल रही है तो प्राणवायु की दृष्टि है, भाई सांस है, खांसी है, आपका गैस बन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन देगा। बगल में उसके उदान वायु को मिलती है, जस्ट ऊपर उसका उदान वायु की विकृति है, तो आपका उदान वायु का उदान से पुनः स्थान नाभि कंठ्योच्च वाक्कृत्य प्रत्यर्च बलवर्ण आदि कर्मच कि उदान वायु में है कि बल में कमी है, थायराइड की समस्या है, जस्ट गले का एरिया का, गले का पूरा ताकत कमी है, ठीक है, ये गले के एरिया को उदान वायु की विकृति मिला। उसके बगल में समान वायु की विकृति होती है। तो समान का स्पेशली होता है कि जो आपका पाचन का क्रिया है, वो पाचन की क्रिया सही हो रही कि नहीं हो रही, खाना पच करके सही रूप में निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन देता है। और लास्ट का जो अंतिम पार्ट इधर का होता है, लास्ट पार्ट ऑफ पेरेटल का, वो दिखाता है
कि इसमें आपका अपान वायु दृष्टि है, अपान में मूत्र में कोई परेशानी तो नहीं है, शुक्र में कोई परेशानी तो नहीं है, आर्तो औरतें हैं तो उनकी मासिक चक्र में तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आपके प्लेस हैं और बीच में ब्यान वायु होती है, तो ब्यान का मतलब पूरे बॉडी में दोष नहीं फैला हुआ है और जहां जगह पाएगा वहां पर रोग उत्पन्न करेगा। मतलब एक फिंगर में इतने पॉइंट हैं, तो मतलब एक फिंगर से आप 5 चीजों को कवर कर लेते हैं उसमें। अब बशर्ते कि जब जो आपको देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, तजुर्बा हो, नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं हो पाएगा तो फिर आधा अधूरा होगा और आप उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसी तरह से फिर हमारे 5 भाग पित्त के इसी तरह से 5 हैं, उसी तरह से कफ के हैं। मतलब 5 हैं, 15 डिवीजन आपके 3 उंगली हुआ 3 दोष के, इन तीनों दोष के 5-5 डिवीजन हैं और उन 5 डिवीजनों का 5 अपने उंगलियों के फिंगर पे ही आप एकदम एसेस करता है आदमी, और एसेस करके फिर डायग्नोस करके बताता है कि क्या बीमारी की फाइंडिंग है जी। फिर पेशेंट की डायग्नोसिस एग्जैक्टली होती है, और एग्जैक्टली डायग्नोसिस अगर आपकी नाड़ी की हो गई, फिर आता है कि प्रकृति असेसमेंट, कि भाई प्रकृति आपकी क्या है। भाई प्रकृति आपका एक पैदा होते समय ही होती है और मृत्यु के समय खत्म होती है जी। कि वातज प्रकृति है, पित्तज है, कफज है, वात पित्तज है, पित्त कफज है, कफ पित्तज है, ठीक है। ये आपकी प्रकृति का असेसमेंट होता है सेकंड पार्ट में, कि दोस्त हमारा कंडीशन क्या है, प्रकृति क्या है, एंड देन सीजन क्या है, मौसम क्या है। भाई सीजन में भी होता है नाड़ी उल्टा होता रहा हो, नाड़ी दिख रहा हो, सीजन का मिल रहा हो और हमें लग रहा हो रोग का है, एंड इसके बाद में फिर होती है उम्र क्या है पेशेंट का, कि मान लीजिए पित्त का उम्र है, जो युवावस्था पित्त का उम्र है, तो पित्त की नाड़ी आएगी, लेकिन पित्त के स्थान पे कफ आ रही है, तब होगा क्या, कफ वाला बीमारी वाली नाड़ी है। उस तरह से पित्त के स्थान पे बात की नाड़ी आ रही है, आपके जब बचपन में बात की आ रही है, तो आपकी बात की उम्र देख करके ये इतने मतलब एक अच्छा खासा एक साइंस है पूरी, और इस साइंस के आधार पे अगर चिकित्सा करते हैं तो रिजल्ट हमें लगता है कि लगभग 100/100 लगभग तो आता है। बाबा की कृपा कहा जाए, हम लोग क्या माँ दुर्गा का आशीर्वाद कहा जाए, ये मुझे नहीं पता, बट अपने विधान में हम आगे निकल रहे हैं। तो आपका जा रहा है, चूंकि नाड़ी आपकी जो फाइंडिंग मुझे मिली है, इसे डिस्क्लोज किसी मरीज को इस तरह से नहीं किया जाता, इसलिए हम आपको बाद में इसके नाड़ी के बारे में बताएंगे, ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन नाड़ी के बारे में किसी कहते नहीं कि मरीज और चिकित्सक का कॉन्फिडेंशियल रोल दोनों का होता है जी। उसको शेयर नहीं करना चाहिए। ये आपकी नाड़ी का स्पेसिफिक ध्यान है। इसी नाड़ी को देखते हुए मैंने नाड़ी विधा का किताब जो पहला लिखा था इसमें साथ में, उस नाड़ी की मैंने पूरा बताया था जिस किताब में कि नाड़ी का देखने का तरीका क्या है, प्रकृति असेसमेंट करने की क्या तरीका है। तो ये उद्देश्य था कि खाली जन जन तक लोगों में पहुंचाना। अब देखिए जो आपके अंगुलियों के फिंगर के हैं, इसमें 5 टाइप के अंगुलियों के पॉइंट बने हुए हैं। कौन सा वायु, समान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, ऐसे करके ये 5 जो आपने बताया 1, 2, 3 में तो 15 डिवीजन है, वो पूरा इस किताब में प्रकाशित हुआ है और ये वैद्य जी के द्वारा ही ये प्रकाशित हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारा। एक रंजक पित्त है, ये पित्त वाला जो है डिवीजन है, ये वायु है वात वाला, और ये कफ वाला है। तो इतना डिटेल में ये किताब में दिया, तो आप ऐसे पूरा अध्ययन कर सकते हैं, नाड़ी पे भी देख सकते हैं। ये कहीं पे था नहीं, इस फर्स्ट टाइम मैंने कंट्री में लिखा है, मुझे भी ऐसा लगा। और दूसरा मैंने इस विषय पे नाड़ी पे और बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक नाड़ी वैद्य से मैं बहुत मिल चुका हूँ, कम से कम 12-15 वैद्य जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जितना डिटेल में वैद्य सुशील जी ने बताया है, अभी तक मुझे ऐसा कोई अभी वैद्य जी से मैं मिला नहीं हूँ, और मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को तलाशता ही रहता हूँ, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई गंभीर बीमारी फंस गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें रास्ता कौन दिखाएगा, हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे। इसी वजह से मैं खोज करता रहता हूँ अच्छे लोगों की, अच्छे समाज में जो काम कर रहे हैं।